एवरीवन, सो दिस इज शिवांगी चौहान, योर बायो मेंटोर। और आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे चैप्टर के वन शॉट में, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एंड आई नो दिस इज योर फेवरेट चैप्टर, एंड इसीलिए आई प्रॉमिस कि इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके बिल्कुल दिमाग के अंदर डालने वाली हूं मैं। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं आपके लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसका वन शॉट मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूं। जिसने नहीं देखा है वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के वन शॉट के साथ। ये वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबी मैं नहीं रखने वाली हूँ, इतनी तो पक्का होगी जिससे कि इस वीडियो को देखकर ही आपका एग्जाम निकल जाए, इतना पक्का रहेगा, ठीक है ना। कुछ बहुत ज्यादा होगा जो आपके सिलेबस से बाहर है, जो आपके किसी काम का नहीं है, और कुछ बहुत ज्यादा कम या बहुत रैपिड भी नहीं होगा जो कि आपको समझ में ना आए और फायदा ना हो इसको देखने का। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई रिप्रोडक्शन, वाई ऑर्गेनिजम्स, वाई वी हैव या वाई वी नीड टू रिप्रोड्यूस, है ना, क्यों करना है। अब आप कहेंगे मैम अगर ये नहीं करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, नई जनरेशन नहीं बनेगी। अगर नई जनरेशन नहीं बनेगी तो जो हमारा होता है ना कि हमारे खानदान का चिराग बुझ गया या वंश आगे कैसे बढ़ेगा, जो हम फिल्मों में देखते हैं काइंड ऑफ, इसलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। दो यू नो वेरी वेल, हमने लाइफ प्रोसेस में डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। एंड ये मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रही हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट के ऊपर बहुत बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है। तो अगर आप लोग मेरा वन शॉट बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेसेस, वो एक्टिविटीज, वो फंक्शंस जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। अगर तुमको जिंदा रहना है, अगर तुमको सर्वाइव करना है, यू हैव टू परफॉर्म सम प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चार कहलाते हैं आपके लाइफ प्रोसेस। इसमें मैंने कहीं पे भी रिप्रोडक्शन नहीं बोला है। क्यों? एक बात सोच के देखो, अगर बच्चे नहीं भी होते हैं, ये एक पर्सनल चॉइस है जो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, दे वांट किड्स और दे डोंट वांट किड्स। उनकी इस डिसीजन की वजह से उनकी लाइफ इंपैक्ट नहीं करेगी, वो जिंदा रहने वाले हैं, वो सर्वाइव करने वाले हैं। यानी वी कैन से कि इट्स नॉट अ क्राइटेरिया या इट्स नॉट अ लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस नहीं है तो व्हाई वी आर स्पेंडिंग एनर्जी, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे बनती है एनर्जी, और वो एनर्जी हमारे अलग अलग प्रोसेस में यूज होती है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। यानी हम एनर्जी लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं जब किसी काम का नहीं है? तो काम का तो है, वैसे देखते हैं क्या, ठीक है। तो हम इस पे एनर्जी लगाते हैं बिकॉज बेटा ये पॉपुलेशन या किसी स्पीसीज के कॉन्टिन्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, आपको अब डायनासोर्स नहीं दिखते हैं। एक जमाने में डायनासोर्स हुआ करते थे बट अब नहीं दिखते। अगर आप इनको पहचानते हो या देख के जान सकते हो कि अरे ये तो डायनासोर भैया है, कैसे? बिकॉज आपने इसको कॉमिक्स में, मूवीज में, बुक्स में पढ़ा है, देखा है, सुना है इसके बारे में। बट हम एलिफेंट्स को देख भी सकते हैं, जिराफ को हमने देख सकते हैं, कैट, डॉग, है ना, हम इन सबको देख सकते हैं और हम इनको पहचानते हैं, है ना। हमारे सामने आते जाते रहते हैं ये लोग। वैसे ऐसा नहीं है घर के बाहर हमारे हाथी घूम रहा है, ऐसा भी नहीं है, बट वी नो देम, राइट। डायरेक्टली इनको नहीं जानते हैं डायरेक्टली। ऐसा क्यों हुआ? मे बी उस टाइम पे ऐसे कुछ कंडीशंस क्रिएट हो गई थी हमारे अर्थ में कि इनकी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाई। जब इनका ही सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया था तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते? तो इनसे रिप्रोडक्शन हुआ नहीं उस टाइम पे, यानी रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गया। अब जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो आगे जनरेशन बढ़ेगी कैसे? तो वहां पे इनकी पॉपुलेशन वहीं पे एक्सटेंट हो गई, खत्म हो गई, ठप पड़ गई, राइट। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। अगर जनरेशन को कंटिन्यू करवाना है, बच्चे पैदा करना है, और हमें देखते रहना है प्राणियों को, भाई ये भेड़ जा रही है, ये डक है, मतलब कोई नाम है, फ्लैमिंगो है मे बी, राइट, ये हॉर्सेस हैं, फिश हैं, तो हम इनको जानते हैं, पहचानते हैं। इनकी स्पीसीज जो है ये हमारी नजरों में है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और अपनी पहचान बना के रखी हुई है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड का नाम लिया है, स्पीसीज। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ स्पीसीज? क्या है ये स्पीसीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और बहुत बेसिक है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये डायरेक्टली ना पूछा जाए कि व्हाट इज स्पीसीज, बट ये बात कंफर्म है कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। बिकॉज आप जब 11th में भी जाएंगे तो यू विल स्टडी द फुल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप बाकी क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे, है ना। ठीक है। सो स्पीसीज का मतलब क्या है? देखो मैं दो चीजें बोलूंगी। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फिल होते हैं, इसका मतलब
वो मेंबर एक स्पीसीज का है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो क्या वो पूरा ग्रुप एक ही स्पीसीज का पार्ट है? ये कैसे डिसाइड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर अपीयरेंस, जैसे हम ह्यूमंस जो है हम सारे एक ही स्पीसीज के हैं ना भाई, सिमिलर अपीयरेंस, हम सब एक जैसे दिखते हैं। अब आपको लगेगा हम तो अलग अलग दिखते हैं, बट अगर आपको कंपेयर किया जाए मॉन्की के साथ, तो मॉन्की के कंपेयर में ह्यूमंस एक जैसे दिखेंगे, राइट? ह्यूमंस में आपस में अलग अलग दिखते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना, तो हम आपस में पहचान कर सकते हैं। बट अगर मॉन्की या काऊ से हमारा कंपेरिजन किया जाए तो हम जानते हैं भाई ये ह्यूमन है, ये मॉन्की है, ये काऊ है, राइट? ये मैं बोल रही हूँ। तो उनकी सिमिलर अपीयरेंस होना चाहिए, देखने में सेम होने चाहिए, फीचर सेम होने चाहिए, बेसिक ओरिजिन इनकी सेम होनी चाहिए। ये हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, दूसरा होता है एबल टू रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिप्रोड्यूस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है, जो बच्चा बनने वाला है, वो खुद भी फर्टाइल होना चाहिए, खुद भी बच्चे पैदा कर सके, आगे जाके उस लायक होना चाहिए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली है, समझ नहीं आई, भारी होगी, समझाती हूँ। देखो जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट मॉन्की के साथ थोड़ी करेंगे, काऊ के साथ थोड़ी करेंगे, स्पीसीज अलग हो गई ना हमारी, फायदा नहीं है। और अगर साइंटिस्ट ने करवा भी दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो जो बच्चा बनेगा वो नापुंसक या बेसिकली इनफर्टाइल होगा ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा आगे जाके, तो फायदा नहीं हुआ। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जांपल बताती हूँ, कुछ टाइम पहले, बहुत सालों पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था, डोंकी एंड हॉर्स का एक तैयार करवाया था। मतलब बेसिकली इनका इनको आपस में क्या बोलते हैं यार, उसको नाम भूल जाती हूँ एक तो मैं, इन दोनों को आपस में करवा के रिप्रोड्यूस करवा के जो इनका बच्चा बना था, दैट वाज म्यूल, जिसको खच्चर भी कहते हैं। आपने सुना होगा भाई खच्चर, वैष्णो देवी में चलते हैं ना खच्चर, तो एक्चुअली वो बना था। अब दिक्कत क्या हुई कि बन तो अच्छा खासा गया, बढ़िया काम भी कर रहा है, लेकिन दे आर इनफर्टाइल। यस, दे आर इनफर्टाइल। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई हॉर्स एंड डोंकी अलग अलग स्पीसीज के हैं, दैट्स व्हाई जो उनका बच्चा बना है दैट इज इनफर्टाइल इन नेचर। ओके, सो ये था आपके स्पीसीज के करेक्ट डेफिनेशन, दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच लुक सिमिलर टू ईच अदर एंड व्हिच कैन reproduce among themselves and produce a fertile offspring। ये लाइन जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके बेटा, नाउ अब हम बात करेंगे, ये मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, इसका आंसर दिया मैंने कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई जो प्राणी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही स्पीसीज का मेंबर है। आप देख सकते हो ये आपस में सेम दिख रहा है, ये आपस में सेम दिख रहा है, लेकिन ये आपस में अलग अलग दिख रहा है, यानी ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। ओके, नाउ समराइज कर देती हूँ। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसा एक नया प्राणी बनाना, रिप्रोड्यूस, अपने जैसा एक नया क्रिएट करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है? टू कंटिन्यू द स्पीसीज, स्पीसीज की कंटिन्यूएशन के लिए, जनरेशन ग्रो करवाने के लिए, है ना, वेरिएशन आएंगे तो इवोल्यूशन हो पाएगा, इन सब चीजों के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम लोग अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं? डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? अब इसका आंसर बेटा जी डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यस, डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा सेम एग्जैक्टली कॉपी क्रिएट कर रहा है या सिमिलर, मतलब मिलता जुलता कर रहा है। अब खुद सोचो, दो टाइप्स होती है रिप्रोडक्शन की। इसका आंसर हम यहां देंगे, अभी इसका आंसर मैं आपको देने वाली हूं यहां, ठीक है? दो टाइप्स होती है रिप्रोडक्शन की। पहला होता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल है, यानी यहां होने वाला है सिर्फ एक पेरेंट, वन पेरेंट इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट होगा, जैसे कि ओमीबा, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, है ना, तो सिंगल पेरेंट वाले होते हैं ये।
अब सिंगल पेरेंट है तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा कम होंगे, इतने कम होंगे कि हमें दिखेंगे नहीं और हम ये कहेंगे अरे एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी बना है। यानी वो जो आंसर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एग्जैक्टली सेम कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, यहाँ पे आंसर यस आएगा क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो क्या ही चेंजेस आएंगे, तो एग्जैक्टली सेम ही दिखता है। हाँ, जेनेटिक लेवल में कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट वो विजिबल नहीं होंगे, तो हम उसको कहेंगे एग्जैक्टली सेम कॉपी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ exact same कॉपी। ठीक है, एग्जैक्ट सेम कॉपी यहाँ पे बनती है। क्रिएटेड लिख देती हूँ आगे, है ना, समझ में आएगा फिर। ओके, थर्ड क्या हो सकता है बेटा कि क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट है तो कोई झंझट नहीं है कि भाई गैमीट बनेगा, फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, डेवलप करेगा, ये सब कुछ नहीं होता। तो इट्स अ फास्ट प्रोसेस, ये एक फास्ट प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा। अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी, इसमें बहुत सारे टाइप्स आती हैं, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूं तो इसका जस्ट अलग वाला केस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं तो मैं क्या लिखूंगी, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, 2 लोग होते हैं इसमें। ओके, दूसरा होगा नॉट एग्जैक्ट कॉपी, सिमिलर कॉपी क्रिएटेड, सिमिलर कॉपी क्रिएटेड, यानी अपने जैसा दिखने वाला एक नया प्राणी बना दिया है इन्होंने। तीसरा है बेटा यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन भी होगा, फ्यूजन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, जाइगोट भी बनेगा, जाइगोट डेवलप भी करेगा, यानी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो ये सब चीजें आप लिखेंगे, प्लस यहाँ पे वेरिएशंस ज्यादा आएंगे, मोर वेरिएशंस, क्योंकि 2 पेरेंट्स है ना बेटा, इसीलिए हम लोग जो होते हैं वो एग्जैक्ट अपनी मम्मी या एग्जैक्ट पापा जैसे नहीं दिखते, उन दोनों का कुछ मिक्सचर है हमारे अंदर, है ना। तो वेरिएशंस आए हैं, क्या आए हैं बेटा, वेरिएशंस आए हैं। ओके, चलो अब मैंने वहां पे वर्ड यूज कर लिया है वेरिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है, आप खुद सोचो, आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप अपने दोस्त से पूछेंगे, दोस्त आपका बड़ा अच्छा आदमी है, वो आपको आंसर दिखा रहा है सीधे कॉपी से कि भाई ये देख, चुपचाप से दिखा रहा है ऐसे साइड से करके। अब आपने आंसर देख कर भी उस आंसर को एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं कर पाएंगे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ आपको राइटिंग समझ नहीं आएगी, कुछ वर्ड्स का हेर फेर हो जाएगा, या आप खुद भी चीजें चेंज करेंगे ताकि समझ में ना आए कि अरे राहुल का ही आंसर लिखा हुआ है इसने तो। यानी वेरिएशन आ गया है, चेंजेस आ गए हैं। इसी तरह रिप्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पता है कि अब उसे एक नया बच्चा बनाना है, उसे रिप्रोड्यूस करना है, तो अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करता है, डबल करता है, ताकि दिया जा सके आगे आने वाले जनरेशन को, है ना। तो उस डुप्लीकेशन के टाइम पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस में, इसकी वजह से ही वेरिएशन आते हैं, अलग हम दिखते हैं। अब ये एक पेरेंट की वजह से आएगा तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, तभी एग्जैक्ट कॉपी बनती है। बट जब 2 पेरेंट हैं, यहाँ कुछ चेंजेस, यहाँ कुछ चेंजेस, मिलकर कुछ और ऐसा होता है। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब ये होता है। अब वेरिएशन क्यों जरूरी है, अब हम ये जानते हैं व्हाई वेरिएशन, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। बहुत फायदा होता है, भले ही एक इंडिविजुअल के बेसिस पे नुकसान है। ये क्वेश्चन भी आता है, एक स्टेटमेंट है कि जो वेरिएशन है वो हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन एक पूरी पॉपुलेशन के लिए, एक पूरी स्पीसीज के लिए फायदेमंद रहता है। कैसे, देखो, एक प्लांट हुआ करता था जिसका नाम था इंडियन पाइप प्लांट। ये एक जमाने में ग्रीन कलर का था, अभी व्हाइट दिख रहा है ना, कलरलेस दिख रहा है ना, एक टाइम पे ये क्या था, ग्रीन कलर का था। इट वाज ग्रीन इन कलर प्लस क्लोरोफिल कंटेनिंग, फॉर श्योर, अगर ग्रीन है तो क्लोरोफिल होगा इसके पास, और क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस किया करता था। बट विद टाइम, या मैं कह सकती हूँ कि बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, दैट कंडीशंस, जिसकी वजह से इसका सारा क्लोरोफिल उड़ गया, खत्म हो गया, इसके बॉडी से सारा क्लोरोफिल हट गया विद टाइम। अब इसमें से बहुत से लोग खत्म हो गए, प्लांट खत्म हो गया, दैट इज द इंडिविजुअल लॉस। कई मेंबर्स मर गए तो उनका तो लॉस हुआ ना, अगर एक इंसान मर गया तो उसका नुकसान हो गया, वो तो खत्म ना, उसकी लाइफ तो खत्म हो गई, उसका क्या फायदा हुआ क्लोरोफिल खत्म होने से, राइट, नुकसान हुआ उसका, मर गए, ठीक है। बट कुछ सरवाइव कर गए बिकॉज ऑफ सम वेरिएशन, उनके डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस थे जिसने उस लॉस को अडेप्ट कर लिया,
क्लोरोफिल नहीं है फिर भी वो रह गए, बिकॉज वो सैप्रोफिटिक बन गए, उन्होंने अपनी डाइट ही चेंज कर दी, उन्होंने अपना टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही चेंज कर दिया, वो सैप्रोफिटिक में कन्वर्ट हो गए, सड़ा गला डेड डीके खाने लगे, यानी वो बच गए। अब जो उनके बच्चे आएंगे वो सारे के सारे सैप्रोफिटिक बन जाएंगे, यानी इंडिविजुअल लेवल पे लॉस हुआ बट धीरे धीरे करके पूरी स्पीसीज का फायदा हो गया, कम्युनिटी बन गई क्योंकि सारी की सारी सैप्रोफिटिक हो गई। तो यहाँ पे वेरिएशन क्या कर रहा है, सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम, है ना। तो ये इसका मतलब था। ये क्वेश्चन मैंने बताया कैसा आता है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको आंसर दिया ना उसमें एग्जांपल आप यही सब लिखेंगे, इंडियन पाइप प्लांट, या आप लिखेंगे कि विद टाइम जो वेरिएशन होते हैं वो इनेबल करते हैं कि आप इवॉल्व कर पाएं, उस कंडीशंस को सह पाएं, है ना। तो यही चीजें आप अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। नाउ वी विल स्टार्ट विद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी वो टाइप जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ प्रोसेस जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। पहले हम ये स्टार्ट करेंगे फिर हम सेक्सुअल वाला भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स होती हैं, फिशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, हम सब कवर करने वाले हैं। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। फिशन, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, फिशन मतलब टूटना। तो यहां क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड कर जाती है, टूट जाती है, डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स, यानी वो खुद टूटकर नए बच्चे बना रही है, नए इंडिविजुअल्स बना रही है। इसी को बोलते हैं फिशन प्रोसेस, व्हेन अ पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू डॉटर सेल्स, इनटू न्यू बेबीज, है ना। अब फिशन दो तरह का होता है, फिशन जो है वो आपका दो तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बेबीज बन रहे हैं, ठीक है। पहला आता है आपका बाइनरी फिशन, दूसरा आता है आपका मल्टीपल, अरे ये क्या हो गया, मल्टीपल फिशन। यहां क्या हो रहा है, टू डॉटर सेल्स बन रहा है, बाइनरी मतलब टू, यानी टोटल यहां पे कितने बच्चे बनेंगे, 2 बच्चे बनेंगे, है ना, 2 बच्चे बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स, और यहां पे मोर देन 2 डॉटर सेल्स। ये फर्क आता है, लेकिन दोनों में ही डिवीजन की वजह से ही बच्चे बने हैं। तो बाइनरी मतलब 2 बच्चे बन रहे हैं और मल्टीपल मतलब 2 से ज्यादा बन रहे हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों का ही एग्जाम्पल ओमीबा है, इसका भी ओमीबा, उसका भी ओमीबा। बस फर्क इतना है कि जब ओमीबा नॉर्मल कंडीशंस में होता है तो वो बाइनरी फिशन करता है, यानी अपने आप को डिवाइड करता है 2 भाग में, टोटल 2 बच्चे बन गए। तभी कहते हैं कि ओमीबा डज नॉट हैव अ नेचुरल डेथ। ये भी क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट पूछते हैं कि क्यों बोली गई है, बिकॉज यहाँ पे जो पेरेंट है वो मर नहीं रहा, उसने अपनी एक्चुअली लाइफ बढ़ा दी है, अपने आप को डिवाइड करके 2 नए कहते हैं ना कि अपनी रूह 2 जिसमें बांट दी है ऐसा कुछ है ना। तो उसने अपने आप को 2 भाग में कन्वर्ट कर लिया है, 2 भाग में तोड़कर नई 2 लाइफ बना दी है। ऐसा तो मरा नहीं है, वो नेचुरल डेथ नहीं हुई है, उसने नए बेबीज बना दिए हैं अपनी जगह पे, ठीक है। एंड यहाँ पर ओमीबा, जब ये दूसरा कंडीशन, यहाँ पे भी ओमीबा एग्जांपल है, कैसे, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब कंडीशंस अपने मुताबिक नहीं होती हैं नेचर में, तो ओमीबा क्या करता है, वो अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेता है, एक टफ सी लेयर डेवलप कर लेता है और गोल गोल सा दिखने लगता है, एक राउंड शेप ले लेता है। उसके बाद जो उसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता रहेगा इसी शेल के अंदर, इसी सिस्ट के अंदर, साइटोप्लाज्म में घेरता रहेगा साथ साथ में। एंड फाइनली जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, अपने मुताबिक कंडीशन आएंगी, तो जो सिस्ट है वो टूट जाएगी और जितने भी नए
डॉटर सेल्स बने थे ये सारे बाहर आ जाएंगे, यानी कि मोर देन 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बनी है। क्लियर? आप देख सकते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिशन। ये अमीबा है, इसने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना ली हैं। सेम हैपेंस इन केस ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो। ठीक है, देन दिस वन दैट इज योर पैरामीशियम, ये भी आपका बाइनरी फिशन करता है, यानी 1 से 2 में डिवाइड कर रहा है, बस फर्क इतना है कि ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स प्लेन में, तो इट हैज अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इट हैज अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका युगलीना, ये भी बाइनरी फिशन करता है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ओके, ठीक है, फिर आता है आपका मल्टीपल फिशन, जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। तो यू कैन सी वेरी वेल कि यहाँ पे एक सिस्ट बन गई है, यहाँ पे एक सिस्ट बन गई है, ठीक है, एंड उसके अंदर न्यूक्लियर डिविजन्स हुए हैं, एंड फाइनली जब फेवरेबल कंडीशंस आई तो सारे के सारे जितने भी डॉटर सेल्स थे वो रिलीज हो जाएंगे बाहर। ओके, देन कम द सेकेंड वन दैट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है, नाम समझ में आ रहा है, बड बनना, बडिंग, बड निकलना, यानी जब पेरेंट बॉडी से किसी मतलब पेरेंट बॉडी में किसी एक पार्ट पे डिवीजन ज्यादा बढ़ जाती है, सेल्स ज्यादा बन जाते हैं, तो उस जगह पे एक छोटा सा आउटग्रोथ निकल आता है। वो आउटग्रोथ बड़ा होता जाता है विद टाइम और एक इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, यानी एक नया बेबी बन चुका है। अब यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये ईस्ट का केस है, तो यहाँ पे बनता है चेन लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसने भी सेम प्रोसेस रिपीट किया, इसने भी किया, तो एक चेन लाइक मैनर, एक फॉर्म बन जाता है, चेन लाइक फॉर्म में बन जाता है, अलग नहीं हो रहे पेरेंट बॉडी से। इवेंचुअली अगर टूट जाएंगे तो वापस से लाइफ कंटिन्यू कर देंगे, बट वैसा डिसाइडेड नहीं है कि बड़े होने के बाद पेरेंट से अलग होना ही है हमको, चेन लाइक फॉर्मेट में जुड़ते रहेंगे। ओके, बट सेम प्रोसेस जब हाइड्रा करता है, सेम अगेन सेम, देखिए हाइड्रा ने क्या किया, इसके बॉडी से भी एक बर्ड निकल कर आई, बर्ड जो है वो बड़ी हो गई एंड उसके बाद अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर लिया, डिटैच कर लिया। यहाँ पे कोई चेन लाइक फॉर्म नहीं बनेगा, सेम चीज हुई है, बट यहाँ पे जो बेबी है वो पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन अगेन नाम पे जाओ, इसके फ्रैगमेंट्स में टूटना, ये होता है आपके स्पाइरोगायरा में। एक्चुअली प्रोसेस क्या है कि जब भी स्पाइरोगायरा मैच्योर होगा तो उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स हो जाएंगे, फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, और हर एक फ्रैगमेंट अपने आप को एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लेगा, न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली on maturation the fragment breaks up into the smaller pieces. Basically the parent breaks into the different pieces and each pieces develops into a new individual. This is called fragmentation. Then comes the regeneration. अब बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में, बहुत कंफ्यूजन होती है। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। रीजनरेशन इज बेसिकली व्हाट, वापस से जनरेट करना, यानी एक बिल्डिंग थी वो टूट गई, उसको वापस से बनाया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। सेम रीजनरेशन इज बेसिकली अ रिकंस्ट्रक्शन, नॉट अ रिप्रोडक्शन। तो मैम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, बताती हूँ। देखो, रीजनरेशन तो हमारे लीवर के सेल्स में भी होता है, लीवर का कुछ पार्ट अगर टूट जाए तो वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, इट हैज अ रीजनरेटिव कैपेबिलिटी। इसी तरह जो छिपकली होती है उसकी पूंछ में भी रिजनरेटिव सेल्स होते हैं, अगर कट जाएगी तो नई पूंछ बन जाएगी, लेकिन उस पूंछ से नई छिपकली नहीं बनेगी, उस लीवर के टुकड़े से नया लीवर नहीं बनेगा। लेकिन प्लैनेरिया के केस में, प्लैनेरिया इज बेसिकली प्लैटीहेल्मिन्थस, बिल्कुल चपटा सा होता है, प्लेन सा होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती है इसके। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, दैट्स इट। आई स्पॉट होते हैं, करेक्ट, आईज भी नहीं होती इनके पास, आई स्पॉट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनके में केस अलग है, गलती से एक्सीडेंटली अगर इनकी बॉडी को हम कट कर देते हैं या कट हो जाती है, तो जितने पार्ट्स में कट करोगे, जितने पार्ट्स में टुकड़े होंगे, उतने ही नए बेबी प्लैनेरिया बन जाएंगे। इसीलिए हम इसके केस को यहाँ रिप्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो रीजनरेशन है वो रिप्रोडक्शन की तरह वर्क कर रहा है, इसीलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कि क्या रीजनरेशन इज सेम एज रिप्रोडक्शन? द आंसर विल बी नो।
It's not a reproduction, it's just a reconstruction method where अगर इनको accidentally cut करते हैं तो each part generates itself into a new individual. That's why हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, वरना हम यहाँ पे एग्जाम्पल में छिपकली लिख सकते थे, लिवर लिख सकते थे, बट नहीं लिख रहे क्योंकि वहां पे या हमारे केस में ऐसे वर्क नहीं करता ये, बट इसके केस में करता है, तभी हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसका मतलब ये बेटा कि आपके प्लांट्स में दो तरह के पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका यहाँ पे एक प्लांट बनाया है, एक प्लांट बनाया है ठीक है, इसका फ्लावर बना दिया मैंने व्हाइट कलर का, जो कि बहुत बुरा दिख रहा है ठीक है, एंड दिस इज द रूट। एक सिंपल सा बेसिक सा प्लांट बनाया मैंने। अब देखो ये जो इसका फ्लावर है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस प्लांट, यानी ये पार्टिसिपेट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो आपको मैं पढ़ाने वाली हूं अभी, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये जो बाकी जो भी पार्ट बच गए, लीफ, स्टेम, रूट, कुछ भी ब्रांचेस, ये सारे आते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर। समझ में आया मैंने क्या बोला? यानी आपके प्लांट में बेसिकली एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड बेटा, आप दिखेगा आपको, आई थिंक कुछ कट रहा था इसलिए मैंने थोड़ा ठीक किया है ना। आप थोड़ा दिखेगा, हालांकि कुछ और भी चीजें दिख रही है साइड से। लेट मी चेक थोड़ा सा, चलो इतना भी काफी है, इट्स फाइन, एटलीस्ट बोर्ड तो अच्छे से दिख रहा है ना, काफी है चलो, सो मैंने क्या बोला बेटा कि आपके प्लान में बेसिकली दो तरह के पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट्स। अब ये जो आपका फ्लावर वाला पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो आपका वेजिटेटिव पार्ट है, ये भी नए इंडिविजुअल बनाने में काम आने वाला है, नए इंडिविजुअल बनाने में काम आने वाला है। यानी आप देखो, स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, कोई भी पार्ट हो, हर एक पार्ट एक नया प्लांट बना सकता है। तभी हम इसको बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ठीक है। तो अगर हम फ्लावर यूज करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आ जाएगा, और अगर हम यूज करते हैं आपका दिस वेजिटेटिव पार्ट तो ये आता है आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। एग्जांपल आपकी जो आलू होती है उसमें बर्ड्स होती हैं, है ना, छोटे बर्ड्स होती हैं, अगर आप उनको मिट्टी में प्लेस करोगे तो नया प्लांट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक लीफ होती है, वेरी फेमस एग्जाम्पल, दैट इज द ब्रायोफाइलम लीफ, एग्जाम में आता है। तो दिस इज दैट लीफ जिसके नॉचेस में, जिसके एजेस में कुछ छोटी छोटी सी बर्ड निकल रही होती हैं, ऐसे छोटी सी बर्ड निकल रही होती हैं, और हर एक बर्ड इज कैपेबल इनफ टू मेक अ न्यू प्लांट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने फ्लावर यूज नहीं किया है, हमने एक लीफ यूज की है फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? चलो ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक बार नया चीज। यस, एक होता है बेटा आपका लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग ऑल्सो। आपने ये नाम सुना होगा, मैं आज क्लियर करती हूँ है क्या। लेयरिंग का मतलब होता है बेटा जब आप किसी प्लांट की जो सबसे लोअर मोस्ट ब्रांच होती है उसको मिट्टी में ऐसे करके आप क्या करते हो, उसको दबा देते हो और नया प्लांट यहां से आना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज लेयरिंग। आपने लेयरिंग करके कुछ नए प्लांट्स बना दिए हैं, आपने बेसिकली ब्रांच को यूज करके नया प्लांट बनाया है, ठीक है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट था, एक ट्री था, उस ट्री में आपने किसी और ट्री की ट्विग जोड़कर एक नया प्लांट बनाया। बेसिकली ये है स्टॉक, एक पेड़ पहले से लगा हुआ है, आपने क्या किया, किसी और पेड़ की एक ब्रांच यहां पे जोड़ दी, तो इसको हम बोलेंगे स्टॉक जो ऑलरेडी वहां पे था, और जो नया लेके आए इसको बोलेंगे स्कायन। तो बेसिकली अब यहाँ पे एक नया, बेसिकली इन दोनों का मिलकर एक नया प्लांट आएगा, एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? दैट इज ग्राफ्टिंग। नाउ कमिंग टू स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपके फंगस में। जैसे कि आप कोई ब्रेड है, उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, उस ब्रेड से कुछ आपको ग्रेइश पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम में,
वो क्या है? दैट इज द ग्रोथ ऑफ राइजोपस, दैट इज द ग्रोथ ऑफ फंगस। अगर आप उस ग्रोथ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर दिखने वाला है। एंड ये आपके पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि आपको बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाना है और मेंशन करना है। अब बच्चे को लगेगा ये क्या पूछ लिया, यही पूछा था एक्चुअली। आपको ये डायग्राम बनाना था और बताना था कि इस डायग्राम में जो गोल गोल सा पार्ट है दैट इज द blob part which contains sporangia which further contains spore। तो बेसिकली दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन में यूज होने वाला है। बाकी जो बच गया दिस पार्ट, दिस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफे। दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यही आपको मेंशन करना था। तो भाई राइजोपस में क्या होता है, एक ब्लॉब होता है, एक हाइफे होता है, एंड ये जो ब्लॉब के अंदर स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स जहां जहां गिरेंगे उड़ने के बाद, मतलब उड़ गए हवा से और जहां जहां गिरेंगे वहां पे एक नया राइजोपस, एक नया फंगस ग्रो होना लग जाएगा। तो आप बोलोगे मैम फिर डिफरेंस क्या है इसमें और सीड में? क्योंकि सीड भी यही करता है, जो बीज होता है उसको भी आप मिट्टी में डालते हो तो एक नया प्लांट आ जाता है। डिफरेंस बहुत बड़ा है। जो सीड बना है वो एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना है, लेकिन ये जो स्पोर है ये ऑलरेडी प्लांट में था। जैसे हमारे सर पे बाल होते हैं, नाक है, आंख है, बॉडी का पार्ट है, वैसे ही यहाँ पे जो स्पोर है इट वाज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बना नहीं है एज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाकी काम सेम है, जहां उड़ के गिरेगा वहां पे एक नया फंगस, एक नया राइजोपस, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। दैट्स व्हाई इट्स अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन केस ऑफ फंगस, इन केस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बस बेटा एक चीज याद रखना कि जो स्पोर होता है उसका स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू सीड ज्यादा स्ट्रांग होता है, एज इट हैज टफ कोट ओवर इटसेल्फ, राइट। इसके बाहर एक बहुत मजबूत सा कोटिंग होता है, एक बहुत मजबूत सी स्पोर वॉल होती है, आप देख सकते हैं, वेरी टफ कोटिंग, स्पोर वॉल इज देयर। ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है तब तक जब तक ये एक सेफ जगह पे लैंड ना हो जाए और एक नया प्लांट, एक नॉट प्लांट, एक नया ऑर्गेनिज्म ना बना दे, बिकॉज इट्स नॉट अ प्लांट, इट्स अ फंगस, है ना। ओके, नाउ वेजिटेटिव मतलब बेसिकली आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक है, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर। अब यहाँ क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो टिश्यू जिसके सारे सेल्स डिवाइडिंग होते हैं, यानी कि डिवाइड करके नए सेल्स बनाने वाला पार्ट है ना, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो टिश्यू कल्चर में हम प्लांट का वही पार्ट कट करते हैं जिसे हम बेसिकली बोलते हैं एक्स प्लांट। The part of the plant which is used for this tissue culture is called explant। और हमने ये पार्ट क्यों कट किया है, क्योंकि इस पार्ट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो सेल्स हैं जिनका काम ही होता है बहुत तेजी से डिवाइड करके नया सेल बनाना। तो हमने क्या किया, किसी प्लांट का मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट कट किया, उसको एक कल्चर डिश में डाला जिसमें बहुत सारा ग्रोथ मीडियम था, उसके बाद वो जो सेल्स हैं उसमें ग्रो करेंगे, ग्रो करके एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे, इसको बोलते हैं कैलस। उस कैलस को हम अगेन ट्रांसफर करेंगे एक नए फ्लास्क में जिसमें और ग्रोथ मीडियम और हार्मोन्स होंगे लाइक ऑक्सिन, गिब्रालिन। वो फर्दर ग्रो करके कुछ छोटे छोटे प्लांट्स बनाएगा, सैपलिंग्स बनाएगा, और देन हम उसको मिट्टी में प्लांट करके खत्म हमारा टिश्यू कल्चर, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, देखो ये रहा इसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट, ये देखो याद आ रहा है कुछ क्लास 9 का टॉपिक। इसे हमने कट किया, उसे ट्रांसफर किया एक नए डिश में, कैलस बन गया। कैलस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। उस कैलस को हमने ट्रांसफर किया एक नए मीडियम में, एंड फाइनली हमको मिल जाएंगी कुछ सैपलिंग्स, उसको हम प्लांट कर देंगे मिट्टी में। यानी हमें बहुत बड़े स्केल में बहुत सारे प्लांट्स मिल गए जो आपस में सेम दिखते हैं, विच आर जेनेटिकली सिमिलर, डिसीज फ्री, क्योंकि हमने इसको लैब में ग्रो करवाया है, सारे हॉर्मोन्स इसको दिए हैं, तो ये डिसीज फ्री है, हेल्दी है। तो हमको ये क्यों चाहिए, बिकॉज बेटा आपने कभी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे प्लांट से कुछ चीज़ें बनी होती हैं, लाइक मोर बना है, टेडी बियर बना है, तो आप कभी सोचते नहीं हो कि इतने प्लांट सुंदर कैसे हो सकते हैं, इतने हेल्दी। हम जो ग्रो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां बेसी होती है, पत्तियां वत्तियां सूख जाती है, खराब हो जाती हैं, ये इतने हेल्दी कैसे हैं? इनको ग्रो किया गया है बाय टिश्यू कल्चर, तभी सब आपस में बिल्कुल सेम भी दिखते हैं, हेल्दी भी हैं, डिसीज फ्री भी हैं। तो इसीलिए टिश्यू कल्चर इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर ऑर्नामेंटल प्लांट्स।
ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस है, ये आपके कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस टॉपिक कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। नाउ आई विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे दो पेरेंट्स या मैं कहूँ दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, द मेल पार्टनर एंड द फीमेल पार्टनर। तो होता क्या है ओवरऑल कि जो मेल पार्टनर होता है उससे आता है मेल गैमीट और फीमेल से आता है फीमेल गैमीट। ये आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है विच इवेंचुअली डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड फाइनली एक बेबी बन जाता है। इससे पहले कि मैं और डिटेल में आपको पढ़ाऊं अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द प्लांट रिप्रोडक्शन। हमने ऑलरेडी वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ लिया है, जिसका मतलब ये होता है कि जब हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके नया एक इंडिविजुअल बना रहे हैं, एक नया प्लांट बना रहे हैं, तब वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। बट अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी फ्लावर के वजह से कैसे रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है। सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फ्लावर में आप लोगों ने देखा है कि भाई फ्लावर का अगर मैं खुद आपको बना के दिखा देती हूँ ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए समझना। देखिए ये जो मैं बना रही हूँ, दिस इज द पेटल पार्ट, द कलरफुल पार्ट जो आप लोग मोस्टली देखते हैं फ्लावर में, है ना। सुंदर सुंदर से जो फ्लावर्स होते हैं उसमें कलरफुल सा आपका पेटल होता है। ये अच्छा नहीं बना है, हालांकि मैं जल्दी बना रही हूँ। फिलहाल मेरा जो मेन मोटिव है दैट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दी पार्ट्स ऑफ योर फ्लावर। तो ये जो मैंने बनाया है दिस इज, इसको कलर कर दें क्या, कलर कर दें क्या, चलो कर ही देते हैं। ये तो ये जो आपको ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर बेसिकली द फीमेल पार्ट, इसको हम कहते हैं कार्पेल या पिस्टल। तो जो इसका ये स्टार्टिंग आपको ये जो हेलीपैड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है, दिस इज द स्टाइल एंड दिस वाज द ओवरी। तो ये आपके फीमेल पार्ट्स की डिवीजन है। तो टोटल अगर मैं बोलूं भाई ये क्या है, कुल मिला के क्या बना रहे हैं, तो ये कुल मिला के बना रहे हैं कार्पेल, इसको हम पिस्टल भी कहते हैं। तो दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब मैं बनाती हूं मेल पार्ट, है ना, मेल पार्ट बना लेते हैं फटाफट से। देखो जो मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ बेटा, इट्स बेसिकली अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही मैं शो कर रही हूँ। अगर इसमें सिर्फ मैं फीमेल दिखाती तो इट वाज योर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या मैं कहूँ बेसिकली फीमेल वो फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट है। अभी यहाँ पे मैंने दोनों शो किए हुए हैं, यानी मैं बेसिकली यहाँ पे आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर का रेफरेंस ले रही हूँ। जैसे कि एग्जांपल क्या है आप लोग मुझे फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक तो मैं बता देती हूँ चाइना रोज, हिबिकस, है ना, हिबिकस भी। ओके, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है बेटा, दिस इज योर मेल, नॉट योर, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। तो ये रहा आपका एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट पार्ट, जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो कुल मिला के दोनों क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अप अ स्टेमन विच इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट, ठीक है। अब ये अगर मेल पार्ट है तो ये मेल गैमीट्स बना रहा होगा। कहाँ बना रहा है, ये मेल गैमीट्स बना रहा है एंथर में। तो एंथर में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, एंथर में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और एक पॉलन ग्रेन के अंदर, एक पॉलन ग्रेन के अंदर देयर आर टोटल 2 मेल गैमीट्स, देयर आर टोटल 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। अब फीमेल गैमीट्स कहाँ बनते हैं मैम फिर, तो दिस इज द फीमेल पार्ट, यानी फीमेल गैमीट यहां बनेगा, और यहां पर भी कहां बनेगा, तो भाई ये जो ओवरी होती है दिस इज द स्वॉलन पार्ट, थोड़ा सा फूली हुई होती है, मोटी होती है, बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट, एम्ब्रियो सैक विच कंटेन्स फर्दर सेल्स। जैसे कि यहाँ होते हैं एंटीपोडल्स, यहाँ होते हैं सिनर्गिड्स प्लस एग, और बीच में होता है सेंट्रल सेल। तो ये जो है दिस इज द एग, यानी कि बेसिकली फीमेल गैमीट जो फ्यूज करेगा मेल गैमीट के साथ। क्लियर हुआ। तो ये रहता है आपका फ्लावर। अब फ्लावर के बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। दैट इज योर कलरफुल पार्ट इज द पेटल वन, जिसको देखकर इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आते हैं उसकी खुशबू से, उसके कलर से, है ना।
ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं सेपल। ये फ्लावर को उसकी बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, बाकी आपका मोटा मोटा इतना काफी रहेगा, है ना। ठीक है, हमने बेसिक बेसिक देख लिया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज। यहां पे मैं बना रही हूं आपका कार्पेल यानी कि फीमेल पार्ट, और यहां मैं बना रही हूं आपका एंथर। तो बेसिकली अब मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह फ्यूजन हो रहा है, किस तरह गैमीट्स आपस में आके मिल पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये रहा आपका फीमेल पार्ट, एंड इसमें ओवरी के पास क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, जिसमें होते हैं सेल्स। अब आपने जस्ट देखे कितने सेल्स थे भाई, कितने सेल्स थे टोटल, यहाँ पे सेल्स होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6। तो मैम इसमें से एग कौन सा है, ये वाला एग है, दिस वन इज द एग, ठीक है, एग। बाकी कौन कौन से हैं, ये जो ऊपर के दिख रहे हैं ये एंटीपोडल्स कहलाते हैं, ये जो 2 बच गए ये सिनरगिड्स कहलाते हैं, और बीच वाला है सेंट्रल सेल जो कि स्पेशल है क्योंकि इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, और ये अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे स्पेशल है और क्यों हमें याद रखना है। ठीक है, तो मैं लिख दूं क्या, चलो लिख ही देते हैं। तो ये आपके हो गए एंटीपोडल्स, ये हो गया आपका सेंट्रल सेल, एंड ये जो 2 बच गए दीज आर सिनरगेट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट का क्लियर। अब यहां पे तो बहुत सिंपल है, एंथर लिखा बात खत्म, फिलामेंट लिखा बात खत्म। अब एंथर में क्या बन रहे होते हैं, एंथर में बन रहे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब बन तो यहां रहे, यहां तक कैसे पहुंच रहे हैं, तो कुछ बेटा एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लेकर आते हैं, इनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, या मैं सिंपल लिख देती हूं पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स जैसे कि विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए। तो जब ये इस पे बैठते हैं फ्लावर पे, तो उनके पैरों में, उनके हाथों में जो इनके जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, वहां पे ये जो पॉलन है वो स्टिक कर जाते हैं, एंड जब वो वापस कहीं पे जाते हैं, बैठते हैं या उड़ते हैं, तो वो उड़ के मतलब बेसिकली वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, यहां तक आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहां पे पहुंच गए आपके फाइनली पॉलन ग्रेन्स। यहां से यहां कैसे पहुंचे, पॉलिनेटर्स की वजह से, और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, यानी कि स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन्स पहुंच तो गए हैं, अब यहां तक कैसे आएंगे, यहां तक कैसे आएंगे, एग तक कैसे आएंगे। तो बेटा इन पॉलन ग्रेन से निकलती है पॉलन ट्यूब, जो हम बना देंगे किस कलर से, ब्लू से बना देते हैं। ठीक है, यहां से निकली आपकी पॉलन ट्यूब, और ये लेके जाएगी इस पॉलन ग्रेन को टूवर्ड्स दी एग, टूवर्ड्स दी एग। अब आप बोलोगे मैम इस तरह तो कोई भी पॉलिनेटर किसी का भी पॉलन ग्रेन कहीं भी उड़ा के पहुंचा देगा, नीम का आम में, आम का सेब में, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब तभी निकलती है जब वो कंपैटिबल होते हैं। ठीक है, सबसे नहीं निकलती है पॉलन ट्यूब। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गया, अब ये है मेन केस, तो मैं इसको कर रही हूं इनलार्ज, मतलब बड़ा सा इसका व्यू दिखाती हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ में आ गया तो खत्म ये वाला टॉपिक। अगेन मैं ड्रॉ कर रही हूं 3 सेल, ये रहा आपका एग सेल, और ये रहा आपका सेंट्रल सेल, में 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसे बोलते हैं बेसिकली एम्ब्रियो सैक। इसी को इनलार्ज कर दिया है। ठीक है, अब होगा क्या, प्लीज ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉलन ग्रेन था इसमें कितने मेल गैमीट्स थे, 2 मेल गैमीट्स थे, यानी इसके अंदर से 2 मेल गैमीट्स आए हैं, 2 मेल गैमीट्स आए हैं, जिनको मैं रिप्रेजेंट करूंगी पिंक कलर से। पहला मेल गैमीट जाएगा और इस एग से जाके फ्यूज कर जाएगा, दूसरा मेल गैमीट जाएगा इस सेंट्रल सेल से जाके फ्यूज कर जाएगा। यानी अगर आप देखें
तो यहाँ पे दो फ्यूजन होने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। देयर आर टोटल 2 फ्यूजन, जिसको मैं अगले स्लाइड में लिखने वाली हूं। ठीक है, मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट फ्यूजन के बारे में। बेटा ये वाला पार्ट समझ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो फिर खत्म कहानी। फर्स्ट फ्यूजन, सेकेंड फ्यूजन। जो आपका फर्स्ट फ्यूजन है वहां पे क्या हुआ कि जो पहला मेल गैमीट था, उसने फ्यूज किया एग के साथ, यानी एग सेल के साथ। और दूसरे वाले केस में सेकेंड मेल गैमीट ने फ्यूज किया सेंट्रल सेल के साथ। ठीक है, अब रिजल्ट हमको देखना है कि क्या बनने वाला है। लेट्स सी द रिजल्ट। इस केस में बनेगा जाइगोट, जो हमें चाहिए था फॉर मेकिंग अ न्यू प्लांट, फॉर मेकिंग अ सीड बेसिकली, जो जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएगा। एंड इस वाले केस में क्या मतलब था मैम, ये क्यों हो गया? बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि PEN, पेन। ये किस काम का है मैम? बेटा ये इस काम का है कि ये इस जाइगोट को नरिश करने में हेल्प करेगा। भाई भूखा थोड़ी मरेगा जाइगोट हमारा, जब तक वो उसको, देखो जाइगोट सेल्फ सफिशिएंट तब होगा जब उसको मिट्टी में गाड़, मतलब बेसिकली वो सीड के फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो मिट्टी में डाल दिया जाएगा, तो फिर मिट्टी से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पानी मिलेगा, सब हो जाएगा काम। बट उससे पहले कौन उसको नरिश करेगा, कौन खाना पानी दाना देगा? ये देगा। तो ये नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग जाइगोट को, इसीलिए इसका बनना इंपॉर्टेंट था। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। तभी ऐसा कहा जाता है कि प्लांट्स में, बेसिकली एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फ्यूजन होता है। पूछेंगे कैसे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बोलेंगे पहला ये, दूसरा ये। आपसे हो सकता है पूछे कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तो बेटा ये वाले को, इस इंडिविजुअल को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्यों? अरे खुद देखो ना यार, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का मिलाप हुआ है, 1 2 3, 3 न्यूक्लियस मिलने वाले हैं। एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस, एक इस सेल के 2 न्यूक्लियस, यानी टोटल 3 न्यूक्लियस मिलने वाले हैं। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है ये 3N है, ये 2N है जाइगोट वाला। इसमें सिर्फ 2 न्यूक्लियस थे, इसमें 3 न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। बात खत्म। चलो तो ये होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? तो बेटा जो जाइगोट बना था ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, जो फर्दर आगे जाके न्यू प्लांट होगा। ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो सैक था बेसिकली, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, है ना। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूं, तभी आराम से समझा रही हूं, बहुत धीरे धीरे समझा रही हूं। ये बनेगा आपका सीड। जिस सीड को आप मिट्टी में डालते हो उसमें से एक नया प्लांट आता है, तो इस सीड के अंदर ही न्यू प्लांट है। आप खुद देखो ना, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट बना है, तो यानी सीड के अंदर न्यू प्लांट होता है। दैट्स इट। अब ये जो ओवरी थी जिसके अंदर ओव्यूल था, वो क्या बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन? वो बनेगा फ्रूट। तभी तो जब आप एप्पल खाते हैं तो उसमें से बीज निकलता है, बीज को मिट्टी में डालते हैं तो नया प्लांट निकलता है। तो ये वैसे ही तो है, ये देखिए लिंक्ड है आपस में। तो दिस इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं? ये चेंजेस होते हैं, ये डेवलप होता है, और जो बाकी पार्ट्स बच गए, पेटल्स, सेपल्स, वो सारे विदर हो जाते हैं, यानी कि सूख के गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। एंड दैट्स इट। फ्लावर 2 तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनि मतलब जिसमें सिर्फ या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा, जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें दोनों पार्ट्स होंगे, जो मैंने बना के दिखाया था आपको, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बस ये याद रखना कि पॉलिनेशन 2 तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सिंपल बताऊंगी आपको। अगर 2 प्लांट हैं और इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, अगर 2 प्लांट और इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्रॉस कहलाएगा। यानी
ये जो फ्लावर थे वो अलग अलग प्लांट्स में थे। और सेल्फ कब कहलाएगा? सेल्फ कहलाएगा, यहाँ पे सेल्फ का लिखा है क्या? यहाँ पे लिखा होगा शायद, ठीक है मैं बता देती हूँ। और सेल्फ कब कहलाएगा? सेल्फ कब कहलाएगा? जब एक ही प्लांट हो, भले ही फ्लावर अलग अलग हो या सेम फ्लावर हो, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? प्लांट एक ही होना चाहिए, प्लांट एक हो, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं उसी प्लांट के, या सेम फ्लावर हो सकता है, वो सेल्फ ही कहलाएगा। लेकिन क्रॉस वर्ड हम तभी यूज करेंगे जब दो अलग अलग प्लांट हो जाएंगे। बात खत्म, सिंपल एंड सॉर्टेड। यस, एग्जाम्पल ये रहा भाई, पॉलिनेटर्स के एग्जाम्पल क्या होता है? विंड, इंसेक्ट एंड अदर एजेंट्स जो कि पॉलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके बायोटिक एजेंट्स हो गए। दो तरह के एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब जो जीवित है, इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स, एंड एबायोटिक मतलब विंड, वाटर, इनके थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एबायोटिक एजेंट्स कहलाएंगे, एबायोटिक पॉलिनेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि क्या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या 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 बनेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि फ्रूट जो है वो ओवरी ने बनाया है, तो जो ओवरी की वॉल होगी वो फ्रूट वॉल बनाएगी। सिंपल। ओके, तो आई थिंक ये टॉपिक हो चुका है। एम्ब्रियो आप देख सकते हैं वो नया प्लांट बना रहा है, दिस इज द न्यू प्लांट जो एम्ब्रियो ने बनाया है। ठीक है, ओके, आई थिंक दिस इज डन। तो ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दिस इज होमवर्क नंबर 2 जिसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और ये रहा आपका होमवर्क नंबर 3 जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, आपका फेवरेट टॉपिक, राइट? तो हम इसको कवर करने वाले हैं एंड 15-20 मिनट में आई थिंक मैं करवा दूंगी इसको भी। ठीक है, चलो। सो इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं, यहाँ पे एक छोटा सा टर्म दे रखा है, गोनाड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोनाड्स? तो गोनाड्स आर बेसिकली वो स्पेशल ऑर्गन्स which produce गैमीट्स, जो गैमीट्स बनाते हैं उन्हीं को हम गोनाड्स कहते हैं। तो इस हिसाब से एग्जाम्पल क्या होगा? टेस्टीज, क्योंकि ये बनाते हैं क्या? स्पर्म्स बनाते हैं, और स्पर्म क्या है? स्पर्म इज अ मेल गैमीट। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? ओवरी। ओवरी क्या है? इट्स अ गोनाड, क्योंकि ये बनाता है एग, ये बनाता है एग जो कि फीमेल गैमीट है। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया कि ये कहां से बन रहे हैं। अब जब ये आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा मेन मतलब मुद्दा था दैट इज व्हाट इज गोनाड्स। ये पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आया है तभी पढ़ा रही मैं आपको ये। ठीक है, तो गोनाड्स आर द स्पेशल ऑर्गन्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, एग्जांपल टेस्टिस एंड योर ओवरीज। ये लिख दिया मैंने कि क्या बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली वो सिस्टम जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर फॉर्मिंग द मेल गैमीट, ताकि वो मेल गैमीट जाए और फ्यूज करे फीमेल गैमीट को और जाइगोट बने जो कि मदर के ही बॉडी में डेवलप करेगा, बच्चा बनाएगा। ठीक है, ओके। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोटा मोटा हम देखें तो दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी इंटरनल का मतलब वो जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, एक्सटर्नल मतलब वो जो बॉडी के बाहर है, मतलब उस कैविटी के बाहर है बेसिकली। ठीक है, इंटरनल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसमें आपका बेसिकली, पहले मैं एक्सटर्नल छोड़ो इंटरनल बता देती हूँ। तो इसमें आपका आएगा सबसे पहले दैट इज योर एसेसरी डक्ट्स, फिर आएगा एसेसरी ग्लैंड्स, टेस्टीज। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या आएगा? पेनिस एंड योर्स स्क्रोटम। समझ में आया क्यों मैंने इसको यहां पे लिखा है? पेनिस एंड स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, हैंग कर रहा है बेसिकली, आपको बाहर से वो दिख रहा है। ये सब आपको बाहर से नहीं दिख रहा है, ये अंदर पैक्ड है, दैट्स व्हाई दे आर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इन सबके मैं फंक्शन आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी से, फटाफट से, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सो विल स्टार्ट विद सबसे पहले यहां से टेस्टिस से। टेस्टिस वो ऑर्गन है जो स्पर्म्स बनाते हैं। तो टेस्टिस आर बेसिकली, टेस्टिकल्स आर बेसिकली व्हाट, व्हिच आर मेकिंग अप दी, व्हिच आर मेकिंग योर स्पर्म्स, मेल गैमीट बना रहे हैं। अब इन टेस्टिस को मेल गैमीट बनाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है एज कंपेयर टू बॉडी। तो अगर ये
अगर ये एब्डोमिनल कैविटी या बॉडी के अंदर के पार्ट रहेंगे तो उनको सेम टेम्परेचर मिल जाएगा, बट ऐसा इनको चाहिए ही नहीं, इनको चाहिए थोड़ा कम टेम्परेचर, बॉडी से 2-3 डिग्री कम चाहिए। तो इसीलिए ये प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर। जो स्क्रोटम है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर हैंग कर रहा होता है। आप देख सकते हैं दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, इसके अंदर सब कुछ है ना, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और ये बाहर साइड में हैंग कर रहा है स्क्रोटम। तो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रोटम। तो स्क्रोटम कंटेन्स द टेस्टीज एंड प्रोवाइड्स द टेस्टीज 2-3 degree Celsius lower temperature as compared to body temperature, which is ideal for the formation of male gametes, sperm, spermatogenesis process के लिए, है ना। तो ये आपकी स्क्रोटम की इंपॉर्टेंस है। टेस्टिस क्या कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं और स्पर्म्स बना रहे हैं। स्क्रोटम क्या कर रहा है, टेस्टिस को कंटेन कर रहा है, उसको टेम्परेचर दे रहा है। फिर आता है वास डिफरेंस, यानी जो स्पर्म्स बन रहे हैं उसको कैरी करके लेके जाना टुवर्ड्स द आउटर साइड, बाहर की तरफ, तभी तो बाहर जाएगा, तभी तो फीमेल तक पहुंचेगा, है ना। तो वास डिफरेंस बेसिकली इज द स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म को कैरी कर रहा है, बाहर की तरफ लेके जा रहा है। बीच में और भी डक्ट्स आती हैं आपकी, रेडी टेस्टीज, है ना, काफी जो आपके भी सिलेबस में है नहीं। ओके तो इसको मतलब ज्वाइन करने वाली और भी डक्ट्स होती हैं, बट अभी आप मेनली याद रखेंगे वास डिफरेंस के बारे में। एक और चीज, स्पर्म्स के जस्ट ऊपर, सॉरी टेस्टीज के जस्ट ऊपर ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस वन, लाल से कर दूं क्या, ये जस्ट ऊपर जो होता है दिस इज एपिडिडाइमिस। ये स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है जब तक उसकी रिक्वायरमेंट ना आ जाए, निकालने की बात ना आए या कुछ चाहिए ना हो, रिक्वायरमेंट ना हो तब तक के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो आपके स्पर्म्स हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, तभी बता रही हूँ अलग से इसको मैं कि भाई आपके स्पर्म्स कहाँ स्टोर्ड रहते हैं। तो ये स्टोर्ड रहते हैं आपके एपिडिडाइमिस के अंदर। जब रिक्वायरमेंट आती है तो ये बाहर निकल के जाते हैं स्पर्म डक्ट के थ्रू बाहर के साइड में। अब बेटा अभी तक तो यहाँ पे सिर्फ स्पर्म्स थे, पर स्पर्म अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता ना, वो तो एक सेल है। सेल को आगे बढ़ाने के लिए उसकी बेसिकली उसकी मूवमेंट को आसान बनाने के लिए हमें कुछ फ्लूइड चाहिए होगा, कुछ लुब्रिकेशन चाहिए होगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड ये रहा, प्रोस्टेट ग्लैंड ये रहा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, है ना, वो यहाँ पे होता है। तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो स्पर्म अकेला निकला था उसमें कुछ फ्लूइड ऐड कर देते हैं, बेसिकली सीमेन बना देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सीमेन, सीमेन क्या होता है, तो सीमेन इज बेसिकली स्पर्म प्लस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, सिक्रेटेड बाय द एसेसरी ग्लैंड्स, यानी कि बाय द सेमाइनल वेसिकल, बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, बाय द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये फ्लूइड ऐड करते हैं। मैम इसका क्या क्या फायदा है, पहला फायदा जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है वो आसान हो जाएगा, जो उसका मूवमेंट है वो आसान हो जाएगा, लुब्रिकेशन दे देगा। दूसरा नरिश कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा, बेसिकली फ्रक्टोज ग्लूकोज, मतलब कि आपको पता है कि स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है, उसको चलना फिरना होता है, भागना होता है, उसके लिए चाहिए होती है एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी तो ये जो फ्लूइड है वो उस एनर्जी के लिए उसको हेल्प करता है ना, नरिश करता है, ग्लूकोज देता है, एनर्जी देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ नरिशमेंट है, इसीलिए फ्लूइड इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, उसमें फ्रक्टोज है, उसमें आपका आयंस है बेसिकली, है ना, जो हेल्प कर रहा है उसकी मोटिलिटी के लिए। दैट्स व्हाई दिस फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट। जो कौन ऐड कर रहा है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर हुआ, तो ये आपके कुछ कुछ मेन ऑर्गन्स थे। हाँ, फिर उसके बाद बेटा फाइनली आपकी जो ये वास्ट डिफरेंस है वो यहाँ जाके एक नई डक्ट के साथ जुड़ जाएगी। उस डक्ट का नाम होता है यूरेथ्रा, सॉरी ये सॉरी, हाँ ये ओके हाँ, यूरेथ्रा, बिल्कुल सही बोला, यूरेथ्रा। ठीक है, अब यूरेथ्रा आप लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में कि इट्स अ डक्ट जो कि यूरिन के पासेस में हेल्प कर रही है, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे कैसे बेटा, मेल की केस में यूरिन और सीमेन का जो पासेस है वो कॉमन होता है, यानी यहां से आई थी आपकी वास्ट डिफरेंस, यहां से आई आपकी यूरेथ्रा, दोनों मिल गए और अब ये बन गए कॉमन। Now this is a common duct for both urine as well as semen। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि भाई मेन के केस में यूरिन और जो सीमेन है उनका कॉमन पासेस है, बिकॉज यूरेथ्रा जो है वो कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है विद दिस वास्ट डिफरेंस। बस यही सब फंक्शन थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। टेस्टीज जहां पे स्पर्म बनते हैं,
ठीक है, स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस होती है फॉर प्रोवाइडिंग दी टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी। फिर बेटा जस्ट उसके ऊपर होता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो कि एक पार्ट है स्पर्म डक्ट का ही, जहां पे आपके मेच्योर स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं तब तक के लिए जब तक उनकी रिक्वायरमेंट ना आ जाए। उसके बाद इन स्पर्म्स को कैरी करने के लिए होती है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट जब जा रही होती है, आगे तरफ बढ़ रही होती है, तो बीच में कुछ उसको ग्लैंड्स मिलती हैं, सेमिनल वेसिकल है ना, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करती हैं, उस स्पर्म में कुछ सिक्रेशन ऐड कर देती हैं सो दैट टू मेक द पासेस मूवमेंट इजियर एज वेल एज टू नरिश देम। उसके बाद ये जो आपकी वास्ट डिफरेंस है ये मिल जाती है आपके यूरेथ्रा के साथ, कॉमन पासेस बन जाता है। एंड फाइनली ये पेनिस, पेनिस इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन जिसके थ्रू आपकी यूरेथ्रा बाहर की तरफ इजैकुलेशन में हेल्प करती है, यूरिन का भी एक्चुअली एंड योर सीमेन का भी, बट वन एट अ टाइम, दोनों साथ में कभी नहीं आते। ठीक है, ये भी एक याद रखना चीज। ओके सो ये मैंने आपको जो बताया सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सब कुछ यहाँ पे लिखा है भाई, स्क्रोटम क्या कर रहा है ना, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। ओके हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट वन ये हो गया। हाँ अब बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। भाई स्पर्म कैसा दिखता है, तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है मेनली आप देख सकते हैं, ठीक है, बेटा इसका डायग्राम ना आपके एग्जाम में, इसका डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है, तो यू शुड प्रैक्टिस दिस। ओके तो दिस पार्ट इज द एक्रोसोम पार्ट, यानी वो पार्ट विच इज एंजाइम फील्ड। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को एग के अंदर पेनिट्रेट करने में। जब स्पर्म को एग के अंदर जाना होता है उस टाइम पे ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं। फिर आता है आपका ये सेल जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस, दिस इज द बेसिकली हेड पार्ट, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मिड पीस जिसमें होते हैं आपके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया फॉर हेल्पिंग द स्पर्म टू मूव। बेसिकली एनर्जी चाहिए ना मूवमेंट के लिए, तो यहां से आ रही है। एंड देन कम्स दी टेल पार्ट जो मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये रहा आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। फिर आते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। फीमेल में बेसिकली चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ होने वाला है, यहीं पे बच्चा बनने वाला है, यहीं पे फ्यूजन होने वाला है, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फीमेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं ओवरी के साथ। तो दिस स्ट्रक्चर इज द ओवरी पार्ट जहाँ पे बनते हैं एग्स। एंड बेटा जो एक फीमेल होती है जब उसका बर्थ होता है तो उस टाइम पे ही उसके ओवरीज में देयर आर लैक्स ऑफ इमेच्योर एग। पहले से ही एग्स होते हैं लेकिन इमेच्योर होते हैं। ठीक है, इमेच्योर होते हैं। ओके, बेसिकली अबाउट अ मिलियन होते हैं जो कि प्यूबर्टी तक पहुंचने तक लैक हो जाते हैं एंड फिर ड्यूरेशन करते 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 कम होते जाते हैं, थाउजेंड्स में आ जाते हैं। और जब मेनोपॉज आता है तो उस टाइम तक बिल्कुल ही 10 ऐसे मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरी कंटेन्स दी इमेच्योर एग्स जो आफ्टर प्यूबर्टी यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी अब हर महीने एक इमेच्योर एग मेच्योर होना स्टार्ट हो रहा है। तो जो इमेच्योर एग है वो मेच्योर होगा और हर महीने फ्लोपियन ट्यूब में रिलीज होगा। फ्लोपियन ट्यूब में वो वेट करेगा स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म आ जाएगा तो फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, यहाँ पे बड़ा होगा एंड फाइनली वेजाइना से वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये वो केस है फर्टिलाइजेशन वाला सॉरी। ठीक है, तो एग मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होती है जब आपका ओवरी एग रिलीज करता है फ्लोपियन ट्यूब में, बट कोई स्पर्म नहीं आता उसको फ्यूज करने के लिए, तो वो एग डिजेनरेट हो जाता है और जो यूट्रस में लाइनिंग बनी होती है फॉर नरिशिंग दैट बेबी, जब बेबी आएगा तो उसको नरिश करने के लिए जो ब्लड कोटिंग बनती है एंडोमेट्रियम में वो भी टूट जाती है, तैयारी कैंसिल, बच्चा ही नहीं आ रहा। तो यही ब्लड लाइनिंग अलोंग विद दिस एग बाहर आता है एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तब होती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब यहाँ पे बेसिकली आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो फ्लोपियन ट्यूब है दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
जहां पे फ्यूजन होता है यहीं पे एग वेट करता है फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए एग वेट करता है, सिर्फ 24 घंटे की विंडो खुलती है, ठीक है। इस 24 घंटे में अगर स्पर्म आके फर्टिलाइज कर जाएगा, बेबी बन जाएगा, नहीं बनेगा तो ये धीरे धीरे करके नीचे आएगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस 24 घंटे के अंदर स्पर्म आते हैं, इससे फ्यूज कर जाते हैं तो जाइगोट बनेगा, और विद इन 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन वो इम्प्लांट भी हो जाएगा यूट्रस की वॉल में और बेबी बन जाएगा। तो ये रहता है। तो ओवरी क्या कर रहा है, गैमीट बना रहा है, फ्लोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड देन कम्स द यूट्रस जहां पे, जिसको हम वूम्ब कहते हैं, जहां पे बच्चा डेवलप करता है। देन योर सर्विक्स जो कि आपके यूट्रस को बेसिकली ज्वाइन कर रहा है वजाइना के साथ, एंड वजाइना इज द बर्थ कैनाल जहां से बच्चा बाहर निकलता है, या मैं कहूँ एंट्री पॉइंट ऑफ द स्पर्म्स ऑल्सो, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से डायग्राम के थ्रू, ओवरी विच मेक्स द बेसिकली जहाँ पे एग्स होते हैं, और हर महीने एक एग मेच्योर होता है। ऐसा नहीं कि एग बन रहा है, एग पहले से ही है बहुत सारे, बस वो अब मेच्योर होंगे और फ्लोपियन ट्यूब में रिलीज कर दिए जाएंगे। और जिस दिन वो रिलीज होते हैं, जिस प्रोसेस ऑफ रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं ओवुलेशन डे, यानी जिस दिन आपकी ओवरी ने एक एग को मेच्योर करके यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में भेज दिया है, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। और ये वही पीरियड है जिस टाइम पे सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है एक विमेन, यानी इस टाइम पे अगर इजैकुलेशन मतलब बेसिकली कॉपुलेशन किया जाएगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, तो जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि 24 घंटे की ही विंडो खुलती है। इस 24 घंटे में ही आपको बेसिकली अगर ये प्रोसेस आप करोगे तभी बच्चा बनेगा। ओके, समझ में आया? दिस इज द ओवुलेशन थिंग। तो आप देख सकते हो भाई, ओवरी ने रिलीज कर दिया है, हर महीने अब आप बोलो मैम 2 ओवरी है तो 2 एग आने चाहिए, बेटा बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है इनके बीच में। एक महीने एक ओवरी करती है, दूसरे वाले में दूसरी करती है, कोऑर्डिनेशन रहता है इनके बीच में। ओके, तो एग रिलीज कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, एंड ये मैंने आपको पार्ट्स बता दिए हैं, ये आपके पार्ट्स यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं, कौन सा क्या पार्ट होता है। सर्विक्स एंड वजाइना वाला पार्ट ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई इस तरह स्पर्म्स यहाँ से एंड ये दिस इज द पेनिस, यहाँ से स्पर्म रिलीज हुए, ये स्पर्म जाते हैं टुवर्ड्स दी एग, उसको मतलब ढूंढते नहीं है उनका काम ही है भागना, रास्ते में उनको एग मिल जाता है, फ्यूज कर जाते हैं इससे। लेकिन एक एग को सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है हर हालत में, क्योंकि वो स्पर्म कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है ओवरी के वॉल में कि दूसरा स्पर्म उसको फ्यूज करेगा ही नहीं। तो एक ही विनर निकलता है इस रेस का, जो कि फ्यूज करके फाइनली फर्टिलाइजेशन को पूरा करता है, ठीक है। ओके, और जैसे ही फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे बनता है जाइगोट, जाइगोट फिर जाके आगे 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 करके डिफरेंशिएट करता है, और विद इन 7 डेज, बेटा 7 दिन के अंदर वो अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है टू द यूट्रस वॉल। ओके, फिर बच्चा डेवलप करता है फॉर द 9 मंथ्स, एंड आफ्टर 9 मंथ्स, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली जेस्टेशन पीरियड। 9 मंथ्स के मतलब क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, एंड फाइनली फिर उसके बाद वो डिलीवर हो जाता है फ्रॉम द वजाइना। ओके, बाकी मैंने आपको एक केस बता दिया है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो लाइनिंग बनी थी यूट्रस की वो टूटेगी और वजाइना से बाहर आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ ब्लड, जो हर महीने होती है। इसके 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, देन योर बेसिकली मतलब मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब होता है जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, 1 से 4 1 से 5 डेज तक होता है। देन कम्स योर सिक्रेटरी फेज, बेसिकली फॉलिकुलर फेज, जहाँ पे एक नया एग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली अब अगले महीने की तैयारी करनी है, फिर से एक एग मैच्योर करना है, तो यहाँ पे वापस एक नया एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। 14th डे में जब वो मैच्योर हो जाएगा, ओवरी उसको रिलीज कर देगी फ्लोपियन ट्यूब में, एंड उसके बाद चलेगा आपका सिक्रेटरी फेज, ठीक है। एंड देन अगेन आपका फिर से साइकिल रिपीट होगा। तो 4 फेजेस होते हैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एंड बस बात खत्म। यस, मदर की बॉडी में बेबी जब रहता है तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा वो स्ट्रक्चर है जो मदर को बेबी से जोड़ के रखता है, मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन बच्चे को लाके देता है, और बच्चे का जितना वेस्ट है या जिसको बाहर निकालना है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो मदर के प्लासेंटा के थ्रू बाहर निकालता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासेंटा का मतलब क्या करता है रोल, तो प्लासेंटा का रोल पक्का याद रख लेना आप लोग। एंड डिलीवरी आपको मालूम है कि वजाइना से होती है। लास्ट टॉपिक है दैट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी अगर किसी कपल को बच्चा नहीं चाहिए, दे डोंट वांट किड्स, तो क्या कर सकते हैं, तो वो यूज करते हैं कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, वो मेथड्स जो कंसेप्शन नहीं होने देगा। इसमें आती है आपकी बेसिकली 4 चीजें, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, अदर्स
एंड सर्जिकल मेथड। बैरियर का मतलब है कि आपने स्पर्म और एग को मिलने ही नहीं दिया, बीच में एक रुकावट डाल दी, यानी इसका एग्जाम्पल होता है कॉन्डम्स, फेमिडम्स, है ना। तो जब आप ये चीजें पहन लेते हैं तो अब आपका क्या होगा कि स्पर्म जो है वो एंटर ही नहीं करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो बच्चा कैसे होगा फिर। तो बैरियर मेथड। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में एग्जाम में जो पूछते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज यानी एसटीडीज को रोकना कैसे है। मान लो कोई बीमारी है मेल पार्टनर को या फीमेल पार्टनर को, तो वो एक दूसरे को फैले ना बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो क्या करें। तो ऐसे केस में ये जो बैरियर मेथड है ये हेल्प करते हैं उस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, बैरियर की तरह काम करते हैं। जब स्पर्म ही आगे नहीं जाएगा, जब बॉडी फ्लूइड ही कांटेक्ट में नहीं आ रहा एक दूसरे के, तो फिर बीमारी कैसे ही फैलेगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड इज इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग एसटीडी, तो आप सिर्फ लिखेंगे अबाउट दी बैरियर मेथड। फिर आता है केमिकल मेथड, यानी कि कुछ दवाइयाँ ये फीमेल पार्टनर खाती हैं, इसमें कुछ ओरल पिल्स आती हैं, एग्जाम्पल सहेली पिल हो गया, आई पिल हो गया। तो ये एज अ बेसिकली आप खा के इसको क्या कर रहे हो, अपने बॉडी का हार्मोन्स का सिस्टम ही बदल दे रहे हो। हार्मोन्स का सिस्टम बदल दोगे तो ओवुलेशन ही नहीं होगा, ठीक है। ओवुलेशन ही नहीं होगा तो फिर मिलन कैसे होगा, फ्यूजन कैसे होगा, राइट। इसमें कुछ इमरजेंसी पिल्स भी आती हैं, यानी वो आप तब खाते हो जब आपने बिना कोई कंट्रासेप्टिव मेथड, बिना कोई प्रोटेक्शन यूज किए सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। अब क्या करें, तो विद इन 24 आवर्स सबसे इफेक्टिव होता है अगर आप ये पिल खाते हैं। 48 आवर्स तभी रिस्की हो जाता है, तो ये उसमें भी वर्क करता है। देन आता है आपका IUCDs, इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये इसका एग्जांपल है कॉपर टी। ये क्या करता है, इसको डॉक्टर ही इंसर्ट करते हैं, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इंसर्ट करता है फीमेल बॉडी के यूट्रस में या उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये कुछ कॉपर आयंस रिलीज करता है जो कि स्पर्म को मारता है, या बेसिकली यूट्रस का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा कर देता है कि इम्प्लांटेशन होगी ही नहीं। इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी, बेबी कैसा बनेगा, बेबी को नरिशमेंट कैसे मिलेगा। तो इसीलिए ये इसमें काम आता है। देन कम्स द सर्जिकल मेथड, परमानेंट इलाज, टेंशन ही खत्म। यानी यहाँ पे सर्जरी के थ्रू वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी की जाती है, यानी मेल में जो वास्ट डिफरेंस होते हैं स्पर्म डक्ट, उसमें कट लगा देते हैं ताकि स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं। और फीमेल के केस में होती है ट्यूबेक्टोमी, यानी फेलोपियन ट्यूब में कट लगा देते हैं ताकि एग आगे नहीं बढ़ेगा या एग से स्पर्म नहीं मिल पाएगा, बात ही खत्म। तो ये परमानेंट इलाज है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसटीडी के कुछ एग्जांपल्स हैं, गोनोरिया, साइफिलिस, एड्स एंड वार्ड्स। दीज आर द एग्जांपल्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया अबाउट द बैरियर मेथड्स में कॉन्डम आता है, एसटीडी प्रिवेंट करता है। एंड यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं वो सब बताने के लिए आप लोगों को, तो आप ये भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ विजुअल्स हैं बेसिकली, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि भाई ये ओरल पिल्स क्या करते हैं। ओके, कॉपर टी का भाई ऐसा दिखता है कॉपर टी। उसके बाद आपका वेसेक्टोमी जिसमें आपने वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया, है ना, पाथ को ब्लॉक कर दिया। फीमेल वाले में आपने फ्लोपिन ट्यूब को कट कर दिया ताकि स्पर्म्स पहुंच ही ना पाए, ठीक है। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट लीगल, बेसिकली कि आप बच्चे का पता करें जेंडर क्या है, दिस इज नॉट लीगल बिकॉज पहले के जमाने में इसको यूज करते थे फॉर डिटरमाइनिंग कि भाई लड़की तो नहीं हो रही है, तो इसीलिए इट्स नॉट लीगल। ओके, एंड दैट्स इट। दिस इज योर 5th क्वेश्चन फॉर होमवर्क, दिस इज 6th क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। एंड इन सब के क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, एंड दैट्स इट। यहां से खत्म हो जाता है आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर पक्का करना उन दोस्तों के साथ जिनके एग्जाम्स पास में आ रहे हो, पढ़ नहीं रहे हैं, राइट। एंड कमेंट पक्का करना कि वीडियो कैसी लगी और आपको सब कुछ समझ में आया ना। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द नेक्स्ट चैप्टर वन शॉट। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।